हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लियोनाइट कैरियर स्टडी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के यूपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस का अवलोकन किया था। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने दो भाग में इसको विभाजित किया है। एक कंपनी के शासन, जहां हम 1773 से 1858, और दूसरा भाग जहां हम ताज का शासन 1858 से 1947 तक के एक्ट का अवलोकन करेंगे। तो कंपनी का शासन, जिसके अंतर्गत हम 1773 से 1858 तक का अवलोकन करेंगे, उसके अंतर्गत हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम को देखेंगे। इसी तरह हम ताज के शासन के अंतर्गत 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861, 1892 और 1919 के भारत परिषद अधिनियम का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अवलोकन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे कि आखिर इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी को हम सुनते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, एक चार्टर एक्ट के तहत उसको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बनने लगी। तत्पश्चात सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत के शासन का उत्तरदायित्व जो है ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया और तत्पश्चात 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो आजाद स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई थी। इससे पहले 1934 में एमएन राय ने एक सुझाव दिया था कि जिसके आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था वो अस्तित्व में आया। तो कहानी फ्रेंड्स कुछ इस तरह से थी और इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर जो गहरा प्रभाव छोड़ा था, इसी के तहत हम ये चार्टर अधिनियम और रेगुलेटिंग एक्टों का अध्ययन करते हैं। तो पहला एक्ट हम उठाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे प्रथम इसको हम देखेंगे, इसका महत्व क्या है। इसके महत्व को हम 3 भागों में बांटेंगे। इसके महत्व का पहला भाग है कि कंपनी के कार्यों को कैसे ये नियमित और नियंत्रित करता है। दूसरा, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को कैसे मान्यता मिलती है। और तीसरा, भारत में केंद्र प्रशासन की कैसे नींव रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इस अधिनियम की विशेषता का अवलोकन करते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम विधिवत रूप से देखेंगे। इस पहला बिंदु मुख्य जो है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे और 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस अधिनियम के कि कंपनी के जो व्यापारी थे, कर्मचारी थे, उसको निजी व्यापार और उपहार व भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अंतिम बिंदु है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था वो और सशक्त हो गया। तो इस प्रकार इस अधिनियम की जो प्रमुख बातों को हम लोगों ने देखा, वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। अगला अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, पहला बिंदु कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उसको पृथक पृथक कर दिया गया। फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले कंपनी को केवल और केवल वाणिज्यिक कार्यों की जो है स्वीकृति दी गई थी। निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक निकाय का गठन किया गया था। अब ये जानिए कि नियंत्रण बोर्ड को शक्ति क्या क्या दी गई थी। नियंत्रण बोर्ड को भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति जो है वो
दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये अधिनियम किस कारणों से महत्वपूर्ण रहा है। तो ये अधिनियम का जो महत्वपूर्ण है वो दो कारणों से है। पहला है कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण सौंपा गया। तो ये फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था। अगला जो एक्ट हम पढ़ेंगे वो 1813 का चार्टर एक्ट। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषताएं थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां जो निहित थी। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो भी एसएससी, बैंक और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब फ्रेंड्स, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के जो असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे, इसमें पहले बनाए जो कानून थे उसको नियामक कानून, और नए कानून के तहत बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। और कंपनी के जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दिया गया, और ये विशुद्ध रूप से अब एक प्रशासनिक निकाय बन गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये देखना जरूरी है कि इसके व्यापारिक जो भी गतिविधियां थी उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है, और केवल इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप दे दिया जाता है। अगला अधिनियम फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1793 से 1853 के दौरान अधिनियमों की श्रृंखला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम अधिनियम था। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी आइए देखते हैं। तो पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। परिषद के अंतर्गत नए 6 पार्षदों को जोड़ा गया, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। अगला महत्वपूर्ण कड़ी है कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, और विशिष्ट सिविल सेवा नागरिकों के लिए खोल दी गई थी। इसके लिए फ्रेंड्स एक समिति स्थापित की गई थी, बहुत जो कि बार बार पूछा जाता है। उस समिति का नाम है मैकाले समिति। तो इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। तो इससे यह स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इससे पहले एक निश्चित समय अवधि रखी गई थी, मगर इसमें जो कंपनी के शासन करने का जो समय अवधि था वो कोई निर्धारित नहीं था कि कब तक दिया जाएगा। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बार भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव था लोगों का, वो पहली बार स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव था वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांत सरकारों द्वारा किया जाना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने 1773 से 1853 तक का चार्टर एक्ट को देखा। अगली कड़ी में हम ताज का शासन जिसको कि हम लोगों ने 1858 से 47 तक के अवधि में बांटा था। अब इसमें हम लोग अवलोकन करेंगे कि कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से अधिनियम लाए गए। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण अधिनियम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। इसके 5 प्रमुख प्रावधान थे। सबसे पहला था कि पहले जो शासन था उससे ये शासन सिपाही विद्रोह के बाद सीधे महारानी ने अपने अंतर्गत ले लिया। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कि द्वैत शासन प्रणाली जो था वो समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड थे उसको समाप्त कर दिया गया था, और एक नए पद का सृजन किया गया, भारत के राज सचिव का, जिसमें भारत प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और यह सचिव जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था और संपूर्ण शक्ति उसमें निहित थी। अगला महत्वपूर्ण कड़ी है कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया था जो कि एक सलाहकारी समिति थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था जो कि एक निगमित निकाय था, और इसको भारत और इंग्लैंड दोनों में मुकदमा करने का अधिकार भी दिया गया था।
तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर 1858 के कानून का जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रशासनिक मशरी में सुधार करना था। अब अगला फ्रेंड्स जो हम लोग एक्ट लेंगे वो 1861 का एक्ट है। तो आप इससे पहले एक छोटी सी कहानी का अवलोकन हम लोग करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 का, 1892 का और 1909 के 3 नए अधिनियम पारित किए थे। तो फ्रेंड्स 1861 के अधिनियम का हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला जो प्रमुख बिंदु है फ्रेंड्स उसमें ये है कि इस एक्ट के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो है वो 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स इस अधिनियम का कि मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी थे उसको विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड जो 1773 का जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी उसको जस्ट विपरीत इस चार्टर एक्ट में जो है स्टेप्स उठाए गए थे। तो फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसको आज यूपी कहा जाता है, और पंजाब। इसके तहत विधान परिषदों का 1862, 1866 और 97 में गठन किया गया था। और इस एक्ट के तहत वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु फ्रेंड्स कि पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई थी। अब आप ये पूछेंगे कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी, तो इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था और उसी विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का उसे अधिकार भी दिया गया था। और आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु फ्रेंड्स, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। यानी कि अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है आपातकाल के समय वायसराय को बिना किसी के काउंसिल के संस्तुति के आदेश पारित करने का आदेश जो है वो दिया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण अधिनियम खत्म होता है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं 1892 के अधिनियम की विशेषताओं पर। तो फ्रेंड्स इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य थे उसकी संख्या बढ़ाई गई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो गैर सरकारी सदस्य थे उसके नामांकन के लिए वायसराय की जो शक्ति थी उसका प्रावधान किया गया। और इस विधान परिषद में जो गवर्नर थे उसको जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर जो गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी। यहाँ पर ये भी एक्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी विशेषताओं को। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी ये देखते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण अधिनियम को आप जरूर पढ़कर जाइएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसकी क्या विशेषताएं थी देखते हैं। जो केंद्रीय और प्रांत विधान परिषद थे उसके आकार में वृद्धि की जाती है। पहले इसकी संख्या 60 थी जिसको बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत थी उसको बनाए रखा गया और जो प्रांतीय परिषद थे इसमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। यानी कि केंद्र में सरकारी बहुमत को भी रखा गया था और प्रांतीय जो परिषद था इसमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति पहली बार दी गई। नेक्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स कि विधान परिषद में चर्चा कार्यों का दायरा इसमें बढ़ाया गया, जिसमें कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि चीजों को शामिल किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स कि पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था।
और सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो थे वो प्रथम भारतीय सदस्य इसकी बनी थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए संप्रदाय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसमें किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। अगला अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है फ्रेंड्स। 1909, 1919, 1935, ये 3 अधिनियम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी बैंक सब के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। देखते हैं इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता थी। तो पहली प्रमुख विशेषता थी कि केंद्र और प्रांत विषयों की सूची की पहचान कर ली गई और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्र नियंत्रण को कम किया गया। फिर से एक बार देखते हैं, जो केंद्रीय और प्रांत सूची थी उसको उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और दोनों को अलग किया, और जो राज्यों पर केंद्र नियंत्रण थे इसको कम किया गया। दोनों परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय विषय को हस्तांतरित विषय, जिसमें गवर्नर का शासन होता था और इसमें मंत्रियों की सहायता ली जाती थी, और दूसरा था आरक्षित विषय, जिसमें गवर्नर जो थे वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन चलाते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो ये पूछा जाता है कि देश में राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1919। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था, और ये सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना नितांत आवश्यक था फ्रेंड्स। इसने, अगला पॉइंट है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया। पहली बार फ्रेंड्स इसमें संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। राइट टू वोटिंग जो है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिया गया था। अगला पॉइंट है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत सचिव के द्वारा जो किए जा रहे कुछ कार्य थी वो उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। दैट मीन्स फ्रेंड कि लंदन में भारत का एक उच्चायुक्त कार्यालय जो है वहां पर हम स्टैब्लिश करते हैं, और भारत सचिव जो कार्य कर रहे थे अब वो सीधा जो है वो लंदन में जो उच्चायुक्त किया गया था उसको ट्रांसफर किया गया। पॉइंट है फ्रेंड्स कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी कमीशन। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो इसका जवाब होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को और राज्यों के बजट से अलग किया गया था, यानी कि राज्यों के लिए अब अलग बजट का प्रावधान था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपना था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारत शासन अधिनियम 1919। तो देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। उससे पहले ये बता दें फ्रेंड्स कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होता है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता थी। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स कि इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, और केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स, प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। केंद्र में
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स कि केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली था उसका शुभारंभ किया गया। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सेंट्रल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसका शुभारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा का जो है इसके तहत गठन किया गया था। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस एक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि महिलाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो स्थापित भारत परिषद जो बनाया गया था फ्रेंड्स, उसको समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का इस अधिनियम के तहत विस्तार किया गया। 10% जनसंख्या को मत का अधिकार जो था वो मिल गया था। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है फ्रेंड्स कि देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। अगला बिंदु है इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि राज्य सेवा आयोग और 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है फ्रेंड्स कि 1937 में इस अधिनियम के तहत संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से इस एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को फ्रेंड्स हमने देखा। अगला अधिनियम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 से ब्रिटिश शासन अधिनियम जो था वो समाप्त हो जाएगा भारत में। और 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा की, जिसको कि माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। डोमिनियन राज्यों के संविधान सभा को अपने देशों का संविधान बनाने और संविधान को अपनाने की शक्ति भी दी गई। इस अधिनियम के तहत राज्यों को संविधान सभा को शक्ति दी गई कि नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधान सभा वो बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई और भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता के आधार पर भारतीय डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन और स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र ये में जो है वर्गीकृत किया गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कि इस अधिनियम के तहत शाही उपाधि से भारत का जो सम्राट शब्द था वह समाप्त कर दिया गया था। इसमें विधेयकों पर मताधिकार उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित किया गया ब्रिटिश शासकों को। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख भी नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने भारत के राज्य सचिव के द्वारा जो सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में जो आरक्षण करने की जो प्रणाली थी वो भी समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस एक्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पे हम लोगों ने विहद दृष्टि से अवलोकन किया। तो आज का फ्रेंड्स हम लोगों ने एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से अधिनियम हम लोगों ने पढ़े हैं। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया फ्रेंड्स, भारत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको हम लोगों ने अपने सहूलियत के अनुसार कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, जिसके अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। उसी तरह से ताज का शासन, जिसमें हम लोगों ने 1858 से 1947 तक के सफर को देखा। इसके तहत 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861, 1892 और 1919 के भारत परिषद अधिनियम को हम लोगों ने देखा।
अगला जो हम लोगों ने अवलोकन किया वो था भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। भारत शासन अधिनियम 1935 और अंततः हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अवलोकन किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक